हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सेल के अंदर कुछ और नई चीज़ें सीखेंगे। जैसा कि पिछली क्लास के अंदर आप लोगों को मैंने किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन करते हैं सिखाया था, जिसके अंदर हमने एक सम फंक्शन सीखा जिसका यूज़ एडिशन करने के लिए होता है। एक अनदर फंक्शन प्रोडक्ट सीखा जिसका प्रयोग मल्टीप्लिकेशन करने के लिए होता है। इसके अलावा हमने सब्ट्रैक्शन करनी सीखी, डिवीज़न करनी सीखी। उनका कोई फंक्शन मौजूद नहीं है, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं, अर्थात अगर हम चाहें तो ऑपरेटर की सहायता से, अर्थात साइन की सहायता से, माइनस या डिवीज़न के साइन की सहायता से सब्ट्रैक्शन या डिवीज़न कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ और फंक्शन भी मौजूद हैं जिनका यूज़ हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो फंक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिनका नाम सम और प्रोडक्ट है, जिसको कि आपको करके भी दिखाया जा चुका है। तो चलिए हम आगे कुछ और अन्य फंक्शन सीखते हैं कि और कौन कौन से फंक्शन हैं और उनका कैसे कैसे इसके अंदर यूज़ किया जा सकता है। तो हमारे अगले फंक्शन का नाम है, मान लीजिए मैक्स, MAX मैक्स। इस फंक्शन का यूज़ मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास यहाँ पर यह कुछ नंबर्स हैं। इन नंबरों में से हम सबसे बड़ा नंबर ढूंढना चाहते हैं। एक तो तरीका है कि हम खुद ही देख लें, जैसे कि हमें नज़र आ रहा है कि 98 इज़ द लार्जेस्ट वन, सबसे बड़ा नंबर है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर की सहायता से ऐसा करवाना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे? ऐसा करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है मैक्स, हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इक्वल टू का साइन लगाएं, MAX लिखें, ब्रैकेट स्टार्ट करें और रेंज दे दें, जैसे कि हम पहले देते आए हैं। हमने ये रेंज दे दी, एंटर का बटन दबाया तो आप नोटिस कीजिए हमारा आंसर आ गया है 98। ये हमारा आंसर है लास्ट वाला, जिसको कि मैंने बोल्ड कर दिया। तो यह आंसर है। तो देख सकते हैं इन सभी नंबरों में जो सबसे बड़ा मैक्सिमम नंबर है वो क्या है, 98। तो इसने जो हमें आंसर दिया है डेट इज़ 98 दे दिया। तो MAX फंक्शन बिल्कुल वही सेम तरीका है जैसे सम और प्रोडक्ट को हमने यूज़ किया था। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जब भी कभी आपने फार्मूला या फंक्शन स्टार्ट करना है तो वो इक्वल टू के साइन से स्टार्ट करना है। तो आपने पहले इक्वल टू का साइन लगाना है, उसके बाद MAX मैक्स लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट C4:C9 ऐसा लिखकर, जो कि हमारी रेंज है, एंटर का बटन दबाएं और आप देखेंगे कि आपके जो नंबर्स हैं उनमें से सबसे बड़े नंबर को कंप्यूटर ने आपके लिए ढूंढ के बता दिया है। इससे जस्ट उल्टा फंक्शन है मिनिमम, जिसका नाम है मिन। अगर आप सेम फॉर्मूले में MX की जगह MIN यूज़ करते हैं तो उस केस के अंदर क्या होगा, आपका सबसे जो छोटा नंबर है वो ढूंढ दिया जाएगा आपके लिए। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने इस फंक्शन का यूज़ किया MIN C4:C9। तो इसने क्या किया, इन सभी नंबर में से, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने 5-7 नंबर लिखे हुए हैं, आप चाहें तो इससे अधिक कितने भी नंबर लिख सकते हैं। 10 लिखें, 20 लिखें, 50 लिखें, 100 लिखें। तो जितने भी नंबर होंगे उन सब में से आपको सबसे छोटा नंबर ढूंढ के दिखा दिया जाएगा। तो इस तरीके से MIN फंक्शन का यूज़ मिनिमम नंबर अर्थात सबसे छोटा नंबर ढूंढने के लिए किया जाता है। एक चीज़ का ध्यान दें, बाई चांस अगर हम यहाँ पर कोई बदलाव करते हैं लिस्ट में, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये 34 को दिखा रहा है, मान लीजिए मैंने 34 के स्थान पर एक नया नंबर लिख दिया 99 और एंटर किया, तो आप देख सकते हैं मेरा आंसर खुद ही बदल गया। अब आंसर में क्या आ गया, 76 आ गया। रीज़न भी जो बचे हुए नंबर्स हैं या जो हमने नंबर बदला है उन सभी में अगर हम चेक करें तो अब सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 76। तो यह एक्सेल का फ़ायदा है कि आप जब भी कोई बदलाव करते हैं नंबर्स के अंदर तो आपका आंसर खुद ही बदल जाता है, आपको दोबारा से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
इस फीचर को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर रीकैलकुलेशन कहा जाता है। तो ये रीकैलकुलेशन की गई है जहाँ पर उसने नंबरों को खुद ही बदल दिया है। इसी तरीके से मैक्सिमम में भी होता है, आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। मतलब सभी फंक्शनों के अंदर ये सेम प्रोसीजर होता है, चाहे एडिशन करें, चाहे प्रोडक्ट करें, चाहे मैक्स करें, चाहे मिन करें, या कोई आगे हम जो फंक्शन सीखेंगे। आप देखिए पहले हमारा आंसर जो मैक्सिमम में आ रहा था वो 98 आ रहा था, अब 99 आ रहा है। रीज़न बिंग अब हमारा जो सबसे बड़ा नंबर है वो बदल के 98 के स्थान पर कौन सा हो गया है, 99 हो गया है। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो नंबर को अपने फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। एक अन्य फंक्शन है जिसका नाम है काउंट। जैसा कि नाम से ही शायद आपको अंदाज़ा लग रहा होगा, इस फंक्शन का यूज़ गिनने के लिए किया जाता है। COUNT, काउंट। इट मीन्स संख्याएं कितनी हैं, जो आपने रेंज दी है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ संख्याएं जो हैं वो कितनी है, आइटम्स हैं वो कितनी हैं। तो यहाँ पर अगर आप गिने, काउंट करें तो टोटल 6 आपके पास नंबर्स हैं। तो जैसे ही हम ऐसा करके एंटर का बटन दबाते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 6। डैट मीन्स टोटल 6 नंबर्स हैं हमारी लिस्ट के अंदर। एक प्रकार से ये हमारी लिस्ट है जिसके अंदर ये सभी नंबर मौजूद हैं। आप चाहें तो इसके अंदर से कोई एक आधा नंबर डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए मैंने एक नंबर डिलीट किया, आंसर चेंज हो गया, 5 हो गया। फिर एक और नंबर डिलीट किया तो आंसर कितना हो गया, 4 हो गया। तो जैसे जैसे आप इसमें से डिलीट करते जाएंगे आपका आंसर भी बदलता चला जाएगा। मैंने यहाँ पर एक नया नंबर लिख दिया 86 और एंटर किया, इस बार आंसर नहीं बदला। रीज़न बीइंग क्योंकि 86 हमारी रेंज में शामिल नहीं है। आप चेक कर सकते हैं हमारी रेंज 76 से स्टार्ट होती है, 86 उससे बाहर है। अगर ये लिस्ट में होता, यहाँ पर रेंज में होता, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं और इंक्रीज़ करने के आप यहाँ पर इसके C3 से रेंज आपने चालू की और कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, C9 तक। तो आप यहाँ पर इसको लिख दीजिए तो आप देख सकते हैं आपका आंसर कितना आ गया है, 5 आ गया। तो इस तरीके से आप इनको बढ़ा भी सकते हैं, रेंज को अपनी बढ़ा सकते हैं तो आंसर बदल जाएगा। अगर रेंज में नंबर होगा तो ही आंसर आएगा, एल्सवाइज आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर आते हैं। ये मैं फंक्शन आपके यहाँ पे लिखे जा रहा हूँ ताकि आपको याद भी रहे कि आपने कौन कौन से फंक्शन किए और आप इन्हें नोट भी कर ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर आता हूँ। नेक्स्ट फंक्शन का नाम है एवरेज, AVERAGE, एवरेज। इसको यहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं। एवरेज फंक्शन जो है इसका यूज़ एवरेज, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, औसत जिसे हम हिंदी में कहते हैं या इंग्लिश में एवरेज कहते हैं, उसे फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ नंबर्स यहाँ लिखे हुए हैं। अगर आप खुद से भी मैनुअली कागज़ पेन के द्वारा इनका एवरेज निकालेंगे, एवरेज निकालने का तरीका होता है जितने आपको नंबर्स दिए गए हैं उनको ऐड कीजिए और फिर जितने वो टोटल नंबर्स हैं उतनी ही संख्या से डिवाइड कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए मैं साइड में करके दिखाता हूँ। इजिकल टू 86 हमारा पहला नंबर है, देन प्लस दूसरा नंबर है 76, फिर आप इसे प्लस करना चाहते हैं। तीसरा नंबर है हमारा 87 प्लस, फिर 84 प्लस और फिर 99 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स कितने हैं ये 5। तो आपने इसको 5 से डिवाइड किया, एंटर किया। अभी इसमें क्या हुआ है, एक्चुअली में जो आपका बोर्ड मास का फंक्शन है वो यूज़ हुआ है। तो पहले डिवीज़न हो रही है क्योंकि बोर्ड मास में अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपका पहला जो ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, आपने मैथ में पढ़ा होगा शायद 10th तक के मैथ में। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाना होगा ताकि कि पहले एडिशन किया जाए और फिर 5 से डिवाइड किया जाए। इसने उल्टा किया, पहले डिवीज़न किया और फिर आंसर में बाकी नंबरों के साथ ऐड किया है। अगर अब करते हैं तो देखिए सेम आंसर आ गया 86.4। तो ये आपका आंसर यहाँ आ रहा है जो कि एवरेज फंक्शन से आया है। तो जितनी संख्याएं हैं उनको जोड़कर जितना उनके नंबर है उनसे डिवाइड कर दें तो ऐसा करने से आपका एवरेज निकल जाता है। तो ये आपका एक अनदर फंक्शन है जिसका नाम है एवरेज। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा काउंट का ही आगे का रूप है जिसको काउंट इफ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काउंट इफ़ कहा जाता है। तो इसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं।
और इसी के बाद हम एक अनदर करेंगे जिसका नाम है सम इफ़। तो ये दो फंक्शन है हमारे यहाँ पर। अब देखिए हम यहाँ पर इसको करते हैं, चेंज किया हमने एवरेज के स्थान पर। पहले हम दोबारा से एक बार काउंट फंक्शन चलाते हैं और फिर उसके अंदर चेंज करके देखेंगे। काउंट को यूज़ किया, आंसर आ गया 5। अभी कुछ नंबर हमने यहाँ लिस्ट में डिलीट कर रखे हैं, उनको भी हम दोबारा से कुछ नंबर लिख लेते हैं उन स्थानों पे जहाँ पर हमारा कोई नंबर मौजूद नहीं है। आप देखिए ये पूरी लिस्ट है जिसमें टोटल नंबर्स कितने हैं 7, और उसका आंसर आ रहा है 7 बिकॉज अभी हमने कौन सा फंक्शन यूज़ किया है, काउंट। अब मैं इसमें बदलाव करने जा रहा हूँ। अब मैं करता हूँ इसे काउंट इफ़। आप छोटा बड़ा कैसे भी लिख सकते हैं, उसका कोई मैटर नहीं है। तो काउंट इफ़ फंक्शन किया हमने, यहाँ पर C3:C9 रेंज दे दी, एंटर किया। देखिए एक्सेल ने इसमें एरर दे दिया, यू एंटर्ड ए फ्यू आर्गुमेंट। इट मीन्स ये फंक्शन पूरा नहीं हुआ है। आपको यहाँ पर कोमा लगाकर एक क्राइटेरिया देना है, कंडीशन देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि जो जो नंबर्स 50 से अबव हैं सिर्फ वही कैलकुलेशन में काउंट किए जाएं, अर्थात काउंट किए जाएं, बाकी के नंबर काउंट ना किए जाएं। तो मैंने यहाँ कर दिया काउंट इफ C3:C9, अर्थात इस लिस्ट में जो नंबर ग्रेटर देन 50 है, तो साइन लगाना होगा हमें, साइन रह गया, ग्रेटर देन 50 हैं सिर्फ उन्हीं को काउंट किया जाए। तो C3:C9 ग्रेटर देन 50, या ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा सकते हैं हम। ग्रेटर देन में 50 से बड़े नंबर को लेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में 50 को भी लेगा। तो ये आपकी मर्ज़ी पर है कि आप ग्रेटर देन इक्वल टू लगाते हैं या ग्रेटर देन लगाते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, इक्वल टू का साइन कभी भी पहले नहीं आएगा। जैसे हम उसे बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, वैसे ही साइन लगेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ तो इस तरीके से लगेगा ग्रेटर देन इक्वल टू। वैसे तो एट प्रेजेंट हमारा कोई 50 नंबर है ही नहीं। मैंने एंटर किया, इसने आंसर दिया 6। आप देख सकते हैं जो 50 से बड़े नंबर है उसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 43 नहीं है, छठा नंबर ये है। तो इस तरीके से इसने आपको आंसर दे दिया 6। चेक करते हैं। अब देखिए मान लीजिए मैं 43 के स्थान पे लिख देता हूँ 50 और एंटर करता हूँ, तो आंसर चेंज हो गया 7 में। रीज़न बीइंग 50 को भी अब काउंट कर लिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि 50 काउंट ना हो तो आप इस इक्वल टू के साइन को हटा दें और फिर एंटर दबाएं। तो देखिए अगेन आंसर आ गया 6। रीज़न बीइंग इस बार 50 को काउंट नहीं किया गया है। अगर आप इक्वल टू का साइन लगाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोमा, रेंज जो हम देते हैं, रेंज के बाद ये इक्वल टू का साइन लगाया गया है। तो अगर हम ये क्राइटेरिया दिया गया है, अगर हम क्राइटेरिया में इक्वल टू का साइन देंगे तो ही उस नंबर को काउंट किया जाएगा। अगर इक्वल टू का साइन नहीं देंगे तो रेंज में उस नंबर को काउंट नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से आप चाहें तो काउंट इफ का यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा फंक्शन है सम इफ़। एक बार हम पहले सम फंक्शन करते हैं, उसके बाद सम इफ़ पे मूव करेंगे, क्योंकि आपने सम किया हुआ है तो आपको पहले सम के बारे में जानकारी होनी चाहिए दोबारा से। हम इस फंक्शन को चेंज कर देते हैं। काउंट इफ़ के स्थान पर हमने यहाँ लिख दिया सम। सबसे पहला फंक्शन अगर आपको याद हो तो हमने यही किया था। मैंने एडिशन किया, यहाँ पर आंसर आ गया 567। इन सभी संख्याओं का जो ये 7 संख्याएं हमने यहाँ लिखी हुई है, इनका एडिशन कितना होता है 567। अगर अब मैं यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ, कंडीशन लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे सम के स्थान पे क्या यूज़ करना होगा, सम इफ़। और साथ ही साथ जो मैं रेंज दे रहा हूँ उसके बाद कोमा लगा के कंडीशन देनी होगी डबल कोट्स के बीच में। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि जो नंबर 70 से कम है, लेस देन 70 है, लेस देन इक्वल टू 70, सिर्फ वही जोड़ में शामिल हो। इस बार काउंट नहीं करेगा, इस क्या करेगा, जोड़ करेगा, एडिशन करेगा। काउंट इफ़ में काउंट करता है, सम इफ़ में ऐड करता है। तो देखिए मैंने यहाँ ये कंडीशन दी, इज इक्वल टू दिया, तो आंसर आ रहा है 50। अगर आप नोटिस करें तो यह 70 से कम नहीं है, पहला नंबर, दूसरा भी 70 से बड़ा है, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी। यह नंबर कम है तो इसलिए इसको जोड़ा गया, और उससे अगला नंबर भी 70 से कम नहीं है, इसीलिए इसने आंसर दे दिया 50। डैट मीन्स एक अकेला नंबर 50 है जो 70 से कम है, तो आंसर कितना आ रहा है
50। चलिए हम इसमें बदलाव करते हैं। हमने यहाँ पर चेंज किया 65 कर दिया, तो आप देखिए आंसर बदल गया। 65 + 50 आप जानते भी होंगे कितना होता है, 115। तो हमारा आंसर आ गया 115। तो इस तरीके से सम इफ फंक्शन के द्वारा अगर हम चाहें तो अपनी कैलकुलेशन को भी बदल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये फंक्शन आपको समझ आए होंगे। ये कुछ बेसिक फंक्शन है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो यह मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। 1-2 फंक्शन और हैं, छोटे से फंक्शन हैं, अगर आप चाहें तो उनका भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फंक्शन है टुडे और एक अनदर है इसके बाद नाउ। दोनों को यूज़ करके देखते हैं। पहले हम देते हैं टुडे, TODAY। यह एक ब्लैंक फंक्शन है। देखिए रिटर्न्स द करंट डेट फॉर्मेटेड एज डेट लिखा आ रहा है यहाँ पर। आपको ब्रैकेट लगाना होगा, लेकिन खाली छोड़ना है, ब्रैकेट में लिखना कुछ नहीं है, लेकिन ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि ब्रैकेट से कंप्यूटर को पता चलता है कि यह एक फंक्शन है। आपने एंटर का बटन दबाया, आज की डेट आ गई 9/10/2020। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फॉर्मेट डिफर है। यहाँ पर जो पहला अंक है वो मंथ के लिए है, दूसरा अंक है वो डेट के लिए है, और तीसरा अंक जो है वो ईयर के लिए है। तो एक्चुअल में जो डेट है दैट इज़ 10 सितंबर 2020। नोवा जो है महीना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है आपके लेफ्ट कॉर्नर में, अगर स्क्रीन के नज़र आ रहा हो तो उसी फॉर्मेट में इसको दिखाया गया है। तो टुडे फंक्शन का यूज़ सेल के अंदर करंट डेट, जो उस दिन की डेट है, सिस्टम की डेट है, उसे लाने के लिए किया जाता है। और नाउ फंक्शन डेट एंड टाइम दोनों को लाने के लिए किया जाता है। 10 सितंबर 2020 और 15.54, इसका मतलब 3:54। ये 24 आवर्स में आपको टाइम दिखा रहा है, तो 3:54 हो रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो डेट एंड टाइम को सेल में इंसर्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा जिस समय कमांड एग्जीक्यूट होगी वही टाइम आएगा। अभी देख सकते हैं आप यहाँ कितना आ रहा है, 15:54 आ रहा है। अगर मैं दोबारा से इसको F2 बटन दबाकर एंटर करता हूँ तो इस बार चेंज हो गया टाइम, 15:55 हो गया, क्योंकि सिस्टम का टाइम भी चेंज हो चुका है। तो जिस समय कमांड चलाई जाएगी वही उसी दिन की सिस्टम की, अगर सिस्टम में डेट करेक्ट है तो डेट करेक्ट आएगी, अगर टाइम करेक्ट है तो टाइम करेक्ट आएगा। अगर गलती है टाइम और डेट में तो आपका आंसर भी गलत आएगा। तो ये करीबन 10 फंक्शन मैंने आपको एक्सेल में बताए, जिनका कि यूज़ अगर हम चाहें तो कर सकते हैं, और इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की आपकी जो चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पर नज़र आती हैं। तो ये आपका एक तरीके से डिफरेंट फंक्शन हो गए। अब बारी आती है टेबल की। आप चाहें तो टेबल भी बना सकते हैं एक्सेल के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने, उम्मीद करता हूं कि ये सभी फंक्शन समझ में आ गए होंगे। फिर भी कहीं कोई दिक्कत रह गई हो तो आप वीडियो को बार बार देखें, या फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे फ़ोन या मैसेज भी कर सकते हैं। इनको नोट भी कर लें ताकि कि जब पेपर में पूछे जाएं तो आपको इनके बारे में हो। आपका प्रैक्टिकल भी होना है, आपके प्रैक्टिकल में भी आपसे ये फंक्शंस जो हैं करवा के पूछे जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं कि कैसे आप इन फंक्शंस का यूज़ करते हैं। तो अभी मैं प्रेजेंटली इसको डिलीट कर दे रहा हूँ सारे मैटर को। अब हम टेबल बनानी सीखने जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक टेबल बना रहे हैं जिसमें बच्चे का नाम आएगा, हेडिंग दे रहे हैं हम। इसके अलावा मैथ सब्जेक्ट के मार्क्स आएंगे, इसके अलावा इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स आएंगे, इसके अलावा एक और सब्जेक्ट ले लेते हैं। चलिए, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर मैथ तो शायद होता ही नहीं है, या कॉमर्स वालों के पास शायद होगा। चलिए हम मैथ को लिए रखते हैं और एक अन्य सब्जेक्ट ले लेते हैं, मान लीजिए साइंस। ठीक है, तो हमने ये 3 सब्जेक्ट लिए और उसके बाद किया टोटल। डैट मीन्स 3 सब्जेक्ट का टेस्ट हुए, तीनों का टोटल कितना होगा वो निकालें। तो हम यहाँ पर नाम देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे नाम दिया रोहन, सोहन, मोहन। नंबर्स आपको एंटर करने होंगे खुद ही। मान लीजिए आउट ऑफ 100 मार्क्स देने हैं तो आपने कुछ इस तरीके से नंबर्स जो हैं
दिए यहाँ पर। तो ये सभी सब्जेक्टों के मार्क्स हो गए। अब आप चाहते हैं इनका जोड़ करना, एडिशन करना। याद कीजिए हमने एक फंक्शन सीखा था जिसका नाम था ऑटो सम। ये बटन है इसका, देख सकते हैं ये साइन होता है ऑटो सम। अगर आप सम करना चाहते हैं तो जिस जगह सम करना चाहते हैं अपना पॉइंटर उस जगह पर लेकर जाएं, इस बटन को दबाएं, आपका फंक्शन लिखा आ गया। सेल्स जो उसके आसपास लिखे हुए हैं लगातार नंबर्स। अब देखिए रोहन को नहीं लिया इसने, बिकॉज रोहन क्या आपका एक स्ट्रिंग है। तो ये सभी नंबर आ गए, एंटर का बटन दबाएं और आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से 78 + 76 + 65 कितना होता है 219। तो इसने आंसर दे दिया 219। इसी तरीके से आप सेकंड सेल में कर सकते हैं। दोबारा से ऑटो सम का बटन दबाया, एंटर का बटन दबाया, इसका एडिशन होगा। लेकिन अगर आप चाहें तो आपके पास एक अन्य तरीका भी मौजूद है, आपने शायद सीख भी रखा होगा पहले, जिसे कहते हैं ऑटो फिल। देखिए मैंने ये डिलीट कर दिया सेकंड रो सोहन के जो टोटल था। आप चाहते हैं कि कंप्यूटर आपका टोटल करे, आपने एक बार फॉर्मूला दे दिया, बाकी का काम कंप्यूटर करे। तो ऐसा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस सेल पे जाएं और इस कॉर्नर में जहाँ पर ये बक्सा बना आ रहा है अपने पॉइंटर को, ये देखिए ये आपका एक्सेल का पॉइंटर है जिस पे जो जमा का चिन्ह आ रहा है नज़र। आप इस पॉइंटर को एग्जैक्टली इस बॉक्स पे लेके जाएं। देखिए साइन चेंज हो गया, जमा का चिन्ह तो है लेकिन पहले जो वाइट था वो ब्लैक में बदल गया है। इसे कहते हैं फिल हैंडल। इस बटन पे जाके बटन को प्रेस करें माउस के और खींच दें थोड़ा सा नीचे की ओर। आप नोटिस करेंगे आपका आंसर खुद ही आ जाएगा। आपको खुद से कैलकुलेशन करने या फॉर्मूला देने की या इवन ऑटो सम का बटन दबाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप एडिशन कर सकते हैं। एक सेल में एडिशन किया, उसके बाद फिल हैंडल का यूज़ करके बाकियों में सेम फॉर्मूले को कॉपी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने अपने आप से फॉर्मूला लगाया था ऑटो सम का बटन दबाकर। तो हमारा फॉर्मूला बना था = सम B2 - D2। तो उसने इन तीनों नंबर्स का B2, C2 और D2 का एडिशन कर दिया था। अब नोटिस कीजिए बाकी मैंने फिल हैंडल का यूज़ किया और देख सकते हैं आप यहाँ पर कंप्यूटर ने अपने आप रो नंबर चेंज कर दिया है। पहले जो रो थी उसमें लिया था B2 to D2, यहाँ पर क्या ले रहा है B3 to D3। तो ये हमारी रेंज यहाँ पर चेंज हो गई है। इसी तरीके से अगले सेल में अगर हम जाते हैं तो हमारी रेंज बन गई B4 - D4। तो इस तरीके से रेंज अपने आप ही बदल जाएगी जब आप ऑटो फिल हैंडल का यूज़ करेंगे। अब एक अन्य चीज़ जो हम इसके अंदर कर सकते हैं डेट इज़ परसेंटेज। ये भी आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल में पूछी जाती है कई बार। तो हमने लिखा हेडिंग बनाया एक परसेंटेज। परसेंटेज का मीन्स क्या होता है, मान लीजिए आपके 300 नंबर 100 नंबर के 3 पेपर हुए तो टोटल नंबर कितने में से आए 300 में से आए। तो जितना आपका टोटल है अगर आप उसे 300 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो आपका क्या आ जाएगा परसेंटेज आ जाएगी। या फिर आप तीनों नंबर्स को, जैसे हमने एवरेज निकालनी सीखी थी, एवरेज में भी क्या होता है औसत निकाला जाता है, आउट ऑफ 100 ही निकाला जाता है उसके अंदर भी। तो आप उस तरीके का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं पहले तो तरीका बता रहा हूँ आपको, = ये हमारा टोटल है डिवाइडेड बाय 300। आप यहाँ पर इसे 300 कर दें और इसे ब्रैकेट में लिखना होगा क्योंकि बोर्ड मास के रूल इसके अंदर अप्लाई होता है। तो आप इसे क्या करें, गलती हो गई है तो आप इसमें दोबारा जाएंगे, ब्रैकेट का साइन लगाएं और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें, मल्टीप्लाइड बाय 100। आपको पता होगा यही आपका फॉर्मूला होता है, जितने अंक हैं उनको टोटल से डिवाइड करें, मल्टीप्लाइड बाय 100 करें तो हमारा आंसर आ गया 73। बिल्कुल जैसे हमने पहले किया था अब भी हम फिल हैंडल का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमने फिल हैंडल का यूज़ किया, हमारा आंसर आ गया। रोहन की परसेंटेज बनती है 73, सोहन की बनती है 94.33 एंड मोहन की बनती है 54.66।
तो इस तरीके से ये तीनों की परसेंटेज आ गई। हम चाहें तो इस केस में जब हमारा आउट ऑफ 100 है, ओनली उस केस में, अगर आपका एग्ज़ाम 80 के में तो नहीं, अगर आपके मार्क्स आउट ऑफ 100 हैं तो आप एवरेज फंक्शन का यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका एवरेज फंक्शन है वो एक्चुअली में क्या करता है, वो आपकी जो संख्या है। लेकिन इस बार हम क्या देंगे, ध्यान दीजिएगा, ये बाई चांस हट गया है, ब्रैकेट भूल गया था मैं लगाना, ब्रैकेट लगा के आपको जो रेंज देनी है वो ये तीनों अंक देने हैं, इस बार टोटल को यूज़ नहीं करना है। तो हमने ये तीनों अंक दिए, ये रेंज दे दी, एंटर किया तो अगेन देख सकते हैं आंसर कितना आ गया, 73। बाकियों में भी अभी देखिए यहाँ पे तो पुराना ही फॉर्मूला लगा हुआ है, अगर आप चाहें तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। इस बटन पे जाएं, फिल हैंडल को पकड़ के खींचें और आपकी रेंज, आंसर सेम ही रहना, तो आपको खैर दिखाई तो नहीं देगा। ध्यान दीजिएगा, ओनली इन केस मार्क्स आर आउट ऑफ 100 देन यूज़ एवरेज, एल्स वाइज जो हमने पहले वाला फंक्शन यूज़ किया था हम उसी ही को यूज़ करेंगे, एल्स वाइज हमारा आंसर ठीक नहीं आएगा, क्योंकि उस केस में आपका जो यहाँ पर नंबर होगा, डिवीज़न होगी, वो आउट ऑफ 300 की बजाय मान लो 80 मार्क्स का पेपर है तो 240 हो जाएगी, क्योंकि 3 पेपर 80 मार्क्स के होंगे, तो आपके मार्क्स जो है वो आउट ऑफ 240 आएंगे इंस्टेड ऑफ 100 के। तो उस केस में आपकी कैलकुलेशन डिफ़र हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काम समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से कर देता हूँ आपके लिए, ये रीडू कर दिया मैंने। तो इस तरीके से ही आपकी टेबल एक छोटी सी हमने बनाई, जिसमें बच्चे का नाम, 3 सब्जेक्टों के नंबर, उनको कैसे जोड़ा जा सकता है, टोटल किया जा सकता है और उनकी परसेंटेज कैसे निकाली जा सकती है, यह सब कुछ सीखा। जितना बताया गया है इन सबको अच्छे से देखें, बार बार देखें, समझने की कोशिश करें। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उसे प्रैक्टिस भी करें, वो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। और अगर कंप्यूटर नहीं है तो कम से कम वीडियो को बार बार देखकर समझने की कोशिश करें। कहीं कोई भी परेशानी आए तो आप टेलीफ़ोन या मैसेज भी कर सकते हैं।